अक्षांश रेखाओं के विषय में बताया। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के विषय में जानकारी मिलने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो वापस आइए, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था ग्लोब पर पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपने बताया था ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 है। पर मैंने बताया था कि 181 ना होकर आप इसको -2 करिएगा और -2 करने के बाद 179 इज द राइट आंसर, यानी यही आंसर होगा। फिर मैंने कहा कि ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं, कितने अक्षांश हैं। तो इसका सही आंसर क्या था, 181। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आई होगी। सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही, सुनना है? अच्छा ठीक है। फिर आइए, मैं कह रहा हूं बच्चे, मैंने कल कहा था कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ये बातें कल मैंने बताई थी। और आज मैं ग्लोब पर देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं, देशांतर रेखाओं के विषय में। तो मैं पहला क्वेश्चन हमेशा देशांतर और अक्षांश पे मैप पे पूछता हूं और दूसरा ग्लोब पर पूछता हूं। अब मैं देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी लेना चाहता हूं आपसे। तो मैंने कहा कि देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा अगर मैंने मैप पर पूछा तो बच्चा पहले यह समझने का प्रयास करिए, यह है ग्लोब और इस ग्लोब पर एक है लाइन जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कल्पना करो कि यह ग्लोब है और ग्लोब पर एक लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे जो रेखा होगी उसका नाम होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। अभी इस पे ये नहीं सोच रहा है कि कौन सी पूर्वी कौन सी पश्चिमी, सिर्फ ये सोच रहा है कि गोले पर एक लाइन होगी जो 0 डिग्री होगी, उसके जस्ट पीछे जो लाइन होगी उसका नाम होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मैं कह रहा हूं एक यानी 0 से शुरू करेंगे और एक बार 180 आएगा, फिर उसी 0 पे आ जाएंगे। 0 को 360 मानिए, 360 के जस्ट अपोजिट 180 मानिए, यानी पूरे गोले पर कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो हो जाएंगी बच्चे 360। तो मतलब कहने का ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। लेकिन अब मैप को देखिए, मैं कह रहा हूं मैप को देखिए, और ये जो एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर तक ये वाली लाइन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा और 0 डिग्री के उधर वाली 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। मतलब कहने का वो जो 180 है वो 2 बार काउंट की जा रही है और 2 बार काउंट की जा रही, लेकिन गोले पर हम एक बार ही काउंट करते, यही यहां है। यानी पीछे गए तो इस 0 डिग्री से इधर गए तो 180 डिग्री तक और इधर से गए तो 180 डिग्री तक। मतलब कहने का कि हम एक लाइन को 2 बार गिन रहे हैं। लेकिन अब हम मैप बनाना चाहते हैं, मैप को मैंने स्ट्रेच कर दिया, मैप को मैंने खोल दिया, तो इस तरफ भी 180 आ जाएगी और इस तरफ भी 180 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि अब मैप पर 2 180 देशांतर रेखाएं होंगी, इसलिए मैप पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी बेटे, 361 होगी। मेरे ख्याल से बात ये समझ में आई होगी। अगर आगे की बात करें बेटे, अगर आगे की बात करें, मैं कह रहा हूं कि ग्लोब को वापस देखिएगा। मैंने कहा ग्लोब को वापस देखिए, ग्लोब को वापस देखेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसका नाम है इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट ऊपर यहां पर कर्क रेखा, यहां पर मकर रेखा। अब मैं कह रहा हूं ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री होगा, 0 डिग्री के नीचे भी 1 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? बताओ भाई, कल आपने हमसे पूछा था, बताओ क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो मैं यहां लिखता हूं, पहले इंग्लिश में बोले तो बेल्ट लिखते हैं, बेल्ट, और दूसरी एक और बोलते हैं पट्टी लिखते हैं, पट्टी कहते हैं, या इसके बाद उष्ण कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं।
यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं, पट्टी कहते हैं, या उष्ण कटिबंध कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी। यानी इस 1 डिग्री और इस 0 डिग्री के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? बेल्ट बोलेंगे, बेल्ट बोलेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दो अक्षांशों की मध्य की दूरी क्या पूरे ग्लोब पर समान रहेगी या कहीं बदल जाएगी? दो अक्षांशों की मध्य की दूरी ग्लोब पर एक समान रहेगी हमेशा या कहीं बदल जाएगी? तो कल्पना करने लायक है। कल्पना करने लायक ये कि एक ग्लोब लीजिएगा, ग्लोब के ऊपर एक मान लीजिए 23.5 डिग्री घूम रही है, 23.5 डिग्री, और नीचे उसके 24 डिग्री घूम रही है। आप हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट ही पाएंगे। यानी 1 2 के बीच में जितनी दूरी है वही दूरी 2 और 3 के बीच में होगी। और कहने का तात्पर्य है कि ग्लोब पर अक्षांश वृत्त बनते हैं और वो अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर रहते हैं हमेशा और हमेशा। आइए मैं इस बात को लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि ग्लोब पर दो अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है। समान रहती, या इसको कह ले कितने किलोमीटर की रहती? 1131 किलोमीटर, 1131 किलोमीटर। यानी दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी है? इतनी है बच्चे, कितनी है? इतनी। तो इसलिए हम इसको राउंड फिगर में 111 किलोमीटर बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। यानी ग्लोब पर अक्षांश वृत्त कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे के दूरी हमेशा बराबर रखेंगे। अब आते हैं ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की बात करता हूं मैं। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की बात करूं तो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री इधर जाएंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उधर जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यानी 0 डिग्री ग्लोब को दो भागों में बांटता है, एक हो गया पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, जो ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यही रेखा पीछे जाकर, यही रेखा पीछे जाकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बनती है। परंतु मैं 3D फिगर नहीं बना सकता, इसलिए मैं इस लाइन को इधर दिखाना चाहता हूं और इसको यहां ले आया। मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम है, एक जैसी है। यानी ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे गोले को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। अब आते हैं समस्या को और सॉल्व करते हैं। समस्या ये है बच्चे, समस्या ये है कि ग्लोब पर जो खड़ी लाइन है ये पोल से आती है और पोल पर ही मिल जाती है, पोल से आती है और पोल पर ही मिल जाती है। फिर पोल से आएंगी, पोल पर मिल जाएंगी, फिर पोल से आएंगी, पोल पर मिल जाएंगी, फिर पोल से आएंगी, फिर पोल पर मिल जाएंगी, फिर पोल से आएंगी, पोल पर मिल जाएंगी। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और ग्लोब पर 360 देशांतर बन जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या ग्लोब पर हमेशा, पूरे ग्लोब पर एक समान रहती है या कम ज्यादा होती है? क्या कहते हैं, एक समान रहती है या कम ज्यादा होती है? तो कहने का मतलब कम ज्यादा होती है। और कम कहां होती है? तो ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की तरफ जाने पर ज्यादा होती है। तो मैं यहां क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक कहां होगी? तो ये कल मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर होगा बच्चे सर्वाधिक कहां होगी? ये होगी इक्वेटर के पास, यानी विषुवत रेखा के पास होगी, विषुवत रेखा के पास होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन और है हमारा। कल्पना करिए आप कि मैंने ग्लोब को मैप में कन्वर्ट कर दिया, और मैप पे क्या दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी समान होगी या बदलेगी? क्या कहते हो? तो आइए मैं बताता हूं। मैंने कहा मैप आप देखे होंगे, ये मैप है,
ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। यानी मैप पर पोल नाम की कोई चीज नहीं है, पोल नाम की कोई चिड़ैया ही नहीं है। यानी पोल नहीं बनता, पोल नहीं बनता। यानी जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जो 90 डिग्री नॉर्थ है, जो 90 डिग्री साउथ है, वो कल ही मैंने बताया था कि मैप पर स्ट्रेच हो जाता है, मैप पर स्ट्रेच हो जाता है। जब स्ट्रेच हो जाएगा तो ऊपर से आने वाली रेखा पोल पर कहां जाएगी? वो पोल तो फैल गया है, पोल फैल गया तो ये लाइनें भी फैल जाएंगी। यानी मैप पर दो देशांतरों की मध्य की दूरी समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी पक्का। यानी ये बात तो समझ में आई कि अगर मेरी बात को ध्यान से सिर्फ सुन भी रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ना सुनने वाले से कौन सी दिक्कत है? आपके ना सुनने से, आपके ना पढ़ने से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं रुकेगा, ना कोई खाना खाना छोड़ देगा, देश चलेगा। बिहार में चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चुनाव तो होते ही रहेंगे और चुनाव ही तो पूरा खेल है। खैर, ज्यादा गहराई तक ना जाते हुए मेरी ख्याल से ये बातें समझ में आई होंगी। अब समस्या ये बेटे कि दो देशांतरों की मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, गोरे। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी, गोरे कहते हैं। अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करूं तो मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट बिंदु की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, हाँ नेक्स्ट बिंदु की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि इसके बाद मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उसके अलावा उच्च अक्षांशों के विषय में भी सुना होगा। यानी निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, ये मैं वापस एक ग्लोब बनाता हूं। इस ग्लोब पर मैं सिर्फ 2-3 लाइनें लिखूंगा। एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और एक है, ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसके बाद एक और है, इसका नाम है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका नाम है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं। एक लिखी है 30 डिग्री, एक 0 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, सेम प्रक्रिया नीचे भी होगी, सेम प्रक्रिया नीचे भी होगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो 30 डिग्री यहां होगा, 30 डिग्री यहां होगा। ये साउथ लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। और इसके बाद होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और इसके बाद ये 90 डिग्री, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी। मैंने कौन कौन सी लाइन लिख दी? मैंने बोला कि एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, इतना ही लिखा। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं बच्चे, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आप समझिए, मैंने कहा 3 प्रकार की चीजें होती हैं। ये जो 30 यहां है और ये जो 30 यहां है, इतने पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, इतने एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इतने एरिया की बात कर रहा हूं। इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, या लो प्रेशर जोन कहा जाता है, या लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 30 से 60, 30 से 60 नॉर्थ की बात कर रहा हूं, इसे मध्य अक्षांश कहा जाता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके बाद 60 से 90 के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? उच्च अक्षांशीय, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन आपको यह बात तो समझ में आई होगी कि ग्लोब पर जो प्रक्रिया नॉर्थ में हो रही होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो रही होगी, वो प्रक्रिया साउथ हेमिस्फीयर भी करनी पड़ेगी। यानी आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ये जो मैंने 60 से 30 के बीच ये मध्य अक्षांश बताया है, ये सेम प्रक्रिया मेरे बच्चे कहां होगी? साउथ में होगी। यानी 30 से 60 के मध्य क्या होगा? दक्षिण में मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होगा, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होगा, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा।
और इसके बाद कौन सा क्षेत्र आएगा, ये वाला, ये उच्च अक्षांशी, उच्च अक्षांशी, अक्षांशी क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ग्लोब पर सबसे बड़ा बृहद वृत्त कौन होगा, या ग्लोब पर बृहद वृत्त कौन कहलाएगा। मैं यहां लिखता हूं कि ग्लोब पर कौन सी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त कहलाएगी, बृहद वृत्त कहलाएगी, बृहद वृत्त कहलाएगी। कौन सी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त कहलाएगी? यानी कहने का मतलब है कि पूरे ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? 60 से 90, एक अक्षांश रेखा का नाम बताओ। अगर आपके दिमाग में ग्लोब चल रहा है तो कल्पना करिए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, कोई भी आपके दिमाग में आए तो 0 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब बृहद वृत्त क्या है, इक्वेटर ही है, इक्वेटर ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बच्चे, ग्लोब पर अक्षांश लंबाई बढ़ेगी जब ध्रुवों से मिडिल में इक्वेटर की तरफ आएंगे। यानी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है कब? जब पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, और जब पोल भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, जिसमें एरिया ज्यादा होगा, मान लीजिए जिस खेत की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी उसका एरिया ज्यादा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताएं कि ये मैंने उच्च अक्षांश लिखा है, ये मैंने मध्य अक्षांश लिखा है, ये मैंने निम्न अक्षांश लिखा है, ये वापस दक्षिणी मध्य अक्षांश, ये वापस दक्षिणी उच्च अक्षांश। ये बताओ इनमें से किस अक्षांश क्षेत्र की सर्वाधिक क्षेत्रफल होगा? उच्च अक्षांश का, मध्य अक्षांश का, निम्न अक्षांश का, दक्षिणी मध्य अक्षांश का, दक्षिणी उच्च अक्षांश का? किसके दिमाग में बात आ रही है? सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, यहां लिख देता हूं, सबसे ज्यादा निम्न अक्षांश का, निम्न अक्षांश का, निम्न अक्षांशी क्षेत्र का, अक्षांशी क्षेत्र का, क्षेत्र का, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलता ये हूं, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, और नेक्स्ट पेज में आते ही मैं ये पूछता हूं कि एक दिन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। यानी कल्पना करिए, वर्तमान में अभी एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है ये 8:20 हो रहा है। यानी 8:20 जो 8:20 इसी समय वाला कितने घंटे बाद आएगा? 8:20 कितने घंटे बाद आएगा? यही वाला 8:20 कितने समय बाद आएगा? 24 घंटे बाद आएगा। यानी यही वाला 8:20 24 घंटे बाद आएगा। यानी जो पृथ्वी है, जिस एंगल पे सूर्य प्रकाश को प्राप्त कर रही है, वही एंगल बनने में 24 घंटे लग जाएगा। 24 घंटे लगेगा, तात्पर्य इसका यह कि पृथ्वी पूरा चक्कर घूमने में कितना समय लेगी? 24 घंटे लेगी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां समझाता हूं। मैंने कहा पृथ्वी पूरा एक चक्कर घूमने में समय लेती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है। 24 घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है। अब 24 घंटे लेती है तो मैंने कहा 24 घंटे लेती, यानी पूरा 360 डिग्री घूमने में। पृथ्वी कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की। और पूरा घूमने में कितना घंटे ले रही? 24 घंटे। यानी 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा? 24 घंटा, 24 घंटे। अब 24 घंटे को मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें? मिनट में कन्वर्ट करता हूं। मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो 24 का इंटू कराएंगे 60 से तो 1400 कितना निकल गया? बताओ भाई, बताओ। 1440 निकल के आएगा।
1440 निकल के आएगा। 60 से इंटू कराएंगे तो 1440 निकल के आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी, तो 1440 डिवाइड बाई 360, 360 जीरो से जीरो गया, 36 चौको 144, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पूरे गोले को घुमाने में 1440 मिनट लेती है। 1 डिग्री, एक देशांतर रेखा की बात करूं तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक घूमने में कितना समय लेती है? ओनली 4 मिनट। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ, आइए मैं बात करता हूं कि अब समस्या यह है कि भारत का देशांतरी और अक्षांशी विस्तार की बात की जाए। भारत के देशांतरी और अक्षांशी विस्तार की बात की जाए। यहां पर वापस मैं मैप बनाता हूं भारत का। ये भारत, इस भारत की बात करूं तो बच्चे समझना, बच्चे पीछे वाले बातचीत नहीं करो, वैसे भी आवाज आ रही है ना, इधर सुनो। मैं कह रहा हूं ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है बेटा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो भारत मेरा यहां बसा है, ये भारत है। इस भारत को उठाकर मैंने वहां रख दिया, वहां रख दिया। कोई ऐसी लाइन होगी, कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत को यहां से टच करके निकली होगी, यानी कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत को यहां से टच करके निकली होगी, यहां से टच करके निकली होगी। और कोई अक्षांश रेखा ऐसी होगी जो भारत को यहां से टच करके निकली होगी, तो कोई अक्षांश रेखा होगी जो भारत को यहां से टच करके निकली होगी। अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो भारत को अक्षांश रेखा सबसे नीचे टच करती है उसका भी कुछ नंबर होगा, जो भारत को सबसे ऊपर टच करती है उसका भी कुछ नंबर होगा। तो यहां पर जो अक्षांश रेखा भारत को नीचे टच करती है, यहां पर स्थान है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो किस राज्य में है? तो वो बेटे तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। और यहां पर जो टच करता है भारत को अक्षांशी, यहां पर जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कॉल। और ये कहां है? ये लद्दाख में, लद्दाख में। और इसके बाद बच्चे, इसके बाद में बात करूं तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहां पर है, इसका नाम है किबिथू, और ये कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आपके क्लास के विद्यार्थी सहयोगी कहां करते हैं, है ना? उनको ऐसा लगता है ज्योग्राफी के कोई सर और आएंगे वो पढ़ाएंगे, तो हम अलग पढ़ाई दे रहे हैं क्या कि वो अलग पढ़ा देंगे, है ना? आइए, यहां पर जो बिंदु है इसका नाम है बेटे गौरा माता, और गौरा माता भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। सुनो पीछे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो लद्दाख राज्य में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथू लिखा है, किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? उसका नाम है गौरा माता या गुहार मोती, जो भी लिख के आए सब चलेगा। और किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अब समस्या ये है कि जहां सबसे दक्षिणतम बिंदु है वहां से एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा गुजरा होगा, और उत्तरतम बिंदु वहां से अक्षांश रेखा गुजरा होगा। जो अक्षांश रेखा यहां से गुजरा उसका नंबर है 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों? नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों बेटे? यानी उत्तरी अक्षांश क्यों? उत्तरी अक्षांश क्यों? इसका कारण बताओ। उत्तरी अक्षांश इसलिए ये 0 डिग्री के ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। इसलिए भारत में जितनी अक्षांश रेखाएं गई होंगी उन सभी को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे। और यहां पर पहुंचेंगे तो इसका नंबर होगा
37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी भारत का अक्षांशी विस्तार क्या हुआ, यानी लैटिट्यूड एक्सटेंशन क्या हुआ। तो बेटे कहां से शुरू करेंगे, 8.4 टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा, 37 डिग्री 4 मिनट तक जाएगा। मैं हमेशा राय दूंगा कि ये डिग्री फिग्री में मत याद करिएगा, 8.4 ऐसे याद करिए, ज्यादा अच्छा है। इसके बाद बेटे, इसके बाद मैं कह रहा हूं, इसके बाद कह रहा हूं यहां से लेकर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार। कार निकोबार भी तो हमारे देश का हिस्सा है, कार निकोबार हमारे देश का हिस्सा। तो यहां से जो लैटिट्यूड गुजरता है उसका नंबर है 6.4। अब यहां से समझने योग्य बात यह कि जब भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार पूछे तब 8.4 से शुरू करना है। यदि मुख्य भूमि लगा के ना दे, केवल भारत का अक्षांशी विस्तार पूछे तो 6.4 से बताना है। 6.4 जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इसका नाम है बच्चे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां है? तो ये बेटे ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो मैंने कल बताया था। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बात और बता देता हूं, फिर आप सभी की छुट्टी कर देता हूं, है ना। मैंने कहा ये भारत है, ये भारत है। भारत में ऐसा कोई लैटिट्यूड होगा, ये 0 डिग्री है, ऐसा कोई लैटिट्यूड होगा जो भारत को टच करके यहां से निकला होगा, यहां से निकला होगा, और ऐसा कोई लैटिट्यूड होगा जो वहां से टच करके निकला होगा, यहां से टच करके निकला होगा। यानी लैटिट्यूड एक्सटेंशन यानी देशांतरी विस्तार की बात करूं तो भारत में सबसे पहले गुहार माता को टच करता है, सबसे पहले। इसका नाम है 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और यहां से जो टच करके निकला है किबीथी को, इसका नाम है 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर रेखा। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई कि अक्षांशी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेते हैं, फिर आप सभी की छुट्टी करते हैं। मैंने कहा कल्पना करिए, कल्पना करिए, ये मैंने कहा ये 68 है और ये मैंने कहा कल्पना करिए 98 है, 98। तो भारत में कितनी देशांतर रेखाएं गई होंगी? भारत में कितनी देशांतर रेखाएं गई होंगी बताओ? अगर ये 68 है, वो 98 है, तो 68 से 98 के मध्य लगभग 30 देशांतर रेखा, 30 देशांतर रेखा, तो 30 देशांतर रेखाएं। खैर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है। मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।